ईमानदारी उपाधियां बतानी है, एक एक करके बताओ। पहली, राम का प्रतिहार। दूसरी, मेघनाथ के युद्ध का अवरोधक क्या होता है? अंबे, रोकने वाला। तीसरी, नारायण की मूर्ति का प्रतीक। चौथी, इंद्र के गर्व होता है या गर्व होता है? गर्व होता है, गर्व का नाशक। और मलेच्छों का नाशक। और क्यों, बस कैसे? नागावलोक। और इसका दरबार क्या कहलाता था? याद रखनी है इतनी उपाधि, रख लियोगा, कोई समस्या को नहीं। ठीक, काम क्या क्या किए थे इसने? हैं? उससे पहले कोई युद्ध वगैरह कुछ किए हैं क्या? कहां कहां किए थे? पहला काम इसने क्या किया? मेड़ता को राजधानी बनाया। कभी मैप पे देखा है क्या मेड़ता? दिखाऊं? ये है राजपुतानाविद अजमेर मेरवाड़ा। इसका मतलब ये लगभग 17वीं 18वीं शताब्दी का है, 19वीं का होगा। ठीक है, इसमें पूरा का पूरा ये क्षेत्र है मारवाड़ क्षेत्र। यहीं पर राठौड़ों से पहले गुर्जर प्रतिहार थे। बात समझ गया नहीं? इसमें मंडोर कहाँ है? थाने दिखाई कौन दे? ओ देखो, वो अट्ठा है मंडोर। दिख क्यों के? नहीं तो पीडीएफ जो कि आवे बिन जूम कर करके देख लियो, या फिर मैप डाउनलोड करके देख लियो। ओ है मंडोर। अब मेड़ता अगट है, मेड़ता देखिए, ये रही। तो मंडोर से राजधानी कहां ले गए? मेड़ता। और इसको अपनी राजधानी बना लिया। यह है पहली राजधानी। लेकिन मंडोर वाली भी चल रही है, मंडोर में भी आगे वंशज चल रहे हैं ना। बड़े थे मंडोर वाले। अरे हाँ ना तो बोलो। हाँ, सारा यहाँ हाथ लगा ले, एक तो नहीं, वो हाथ हटाओ थे। गर्दन को जैसे ही आराम दोगे, गर्दन सोने का काम करेगी। गर्दन में दिमाग, आंख, ए दो चीज है, सोनता ही कान बंद हो जाना है। हकीकत है ये। इस गर्दन को स्वतंत्र रहने दो। अगर इन्हें स्पोर्ट की जरूरत होती नहीं तो भगवान स्पोर्ट जरूर दें। तो इन जितनी जरूरत है बीती स्पोर्ट मिल रही है। ईश्वर की प्रकृति के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए, ऐसे हाथ नहीं होना चाहिए। ओके, जे अब कड़केंगे हाथ दिख क्यों यहाँ? तो पहला काम क्या किया? मेड़ता को राजधानी बनाया। इधर से हो रहे हैं आक्रमण, किसके? अरब से अरबों के, सिंध प्रांत से बलूचों के आक्रमण हो रही है। और इसी आक्रमण के चक्कर में इन्होंने भीनमाल पर अधिकार किया था। अब भीनमाल कहां है? ये रहा, ये है जी भीनमाल। पता लग गया नहीं? क्योंकि भीनमाल में पहले कौन सा वंश था? चावड़ा वंश था। लेकिन बार बार इधर से अरब आक्रमण करते, उनका सामना करने के लिए इधर से गुर्जर प्रतिहार जाते। अब बीच में पिसीज गयो नहीं, अंग शक्ति कमजोर होगी। जी कमजोर हुई, इन्हीं गुर्जर प्रतिहारों ने चावड़ा राजपूतों को हराकर यहां भीनमाल में अधिकार कर लिया। और ये पूरा का पूरा क्षेत्र इनके अधिकार में आ गया। कोई समस्या? तो राजधानी कितनी बन गई? पहली मेड़ता, दूसरी भीनमाल।
कोई दिक्कत? क्वेश्चन ज्यादा हो या वो आइडो है 2017 में भी। निम्नलिखित में से किस गुर्जर प्रतिहार शासक ने मंडोर से मेड़ता राजधानी स्थानांतरित की? तो नागभट्ट प्रथम कर देना। और भीनमाल राजधानी भी इसी के काल में बनाया गया। आगे राजधानियां और बनेगी, जैसे जालोर बनेगी, वत्सराज के काल में जालोर राजधानी बनेगी। क्यों बनेगी आगे बात कर लिया। ओके, कठेसिया उपाधियां होगी। मेड़ता को राजधानी बनाया, ये पहली थी। दूसरी कौन सी है? भीनमाल। और भीनमाल में किसको हराया था? चावड़ा राजपूत। इसके अलावा इन्होंने अरब आक्रमण का सामना किया था ना, अरब आक्रमण का सामना किया। अब इसी के काल में एक घटना होती है, यह है भारत का इतिहास, भारत का मैप। जैसे भी बने मेरा प्यारा भारत, ठीक है। मैंने ढोल ना दी, घरों मंगा लूंगा मैं, ठीक है। यहां पर है गुर्जर प्रतिहार, यह है उज्जैन। क्या है? किस नदी के किनारे बसा हुआ है? अच्छा, उज्जैन में क्या प्रसिद्ध है? महाकालेश्वर मंदिर, महाकाल मंदिर देखा है ना, बहुत प्राचीन है। किस नदी के किनारे है? उज्जैन शहर क्षिप्रा नदी के किनारे है। किस नदी के? और इंपॉर्टेंट क्यों है? यहां पर एक छतरी बनी हुई है। छतरी जानते हो क्या है? समाधि। किसकी? एक राठौड़ वंश में हुआ था, अजीत सिंह का एक, जिसने अजीत सिंह को बचाया था। कभी पहले हमारे एक 6ठी 7वीं में टॉपिक होता था दुर्गादास राठौड़। कौन होता था? तो दुर्गादास राठौड़ की छतरी कहां बनी हुई है? क्षिप्रा नदी के किनारे। तो इतनी बात तीनों राखनी है, ठीक है। अटता ही कोई समस्या कोनी? समस्या ही कोनी, तो बड़ी माड़ी बात है। एक और राजवंश था उस समय, जैसे कई बार क्वेश्चन आता है कि नागभट्ट प्रथम के काल में समकालीन शासक कौन कौन थे। समकालीन का मतलब है कि उस समय कौन कहां का राजा था। 3 याद रखने हैं गिनती। पहला रखना है सबसे ऊपर, अगर बात करें कश्मीर, एक तो कश्मीर को याद रखना है। कौन हो? ललितादित्य, याद रहिएगा। दूसरो रखना है कन्नौज को, क्योंकि अब कन्नौज में तलवार चालन वाली है। कौन है? यशोवर्धन। और तीसरो रखना है राष्ट्रकूट। तीसरा कौन है? राष्ट्रकूट। इसमें याद रखना है दंती दुर्ग। अब आंगो भूगोल समझ लियो। तो है कश्मीर, ललितादित्य अपना, उसके साथ कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़े नहीं, कुछ ही नहीं है। लेकिन इसी कश्मीर में जो इतिहासकार है ना कलहण, उसने गुर्जर प्रतिहारों के विषय में अनेक जानकारियां दी है, इसलिए उनके बारे में पढ़ा जाता है, ठीक है। दूसरा, ये यहां पर है कन्नौज, और कन्नौज का आगे एक बहुत लंबाई की एक युद्ध चलेगा, उसको कहा जाता है त्रिपक्षीय संघर्ष। एक याद रखना है राष्ट्रकूट। कौन है? दक्षिण भारत की सबसे शक्तिशाली, और उस समय इन्होंने उत्तर भारत पर भी अधिकार कर लिया था, आक्रमण कर दिए थे। दक्षिण भारत की सबसे शक्तिशाली राजवंश है ये राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट का कौन है? अब ऐसा कहा जाता है कि इसी दंती दुर्ग ने कन्नौज में, इसमें उज्जैन में आके एक यज्ञ का आयोजन किया था। किसका आयोजन किया था? उस यज्ञ का नाम था हिरण्य गर्भ यज्ञ। सामान्यतः पुत्र प्राप्ति के लिए इस यज्ञ का आयोजन राजा लोग करते थे, ठीक है। यज्ञ का आयोजन किसने किया? किसने किया? अब यह कहा जाता है कि इस यज्ञ के दौरान द्वारपाल की भूमिका नागभट्ट प्रथम ने निभाई थी। द्वारपाल कौन होता है?
द्वारपाल कौन होता है? मन ने सीधो सो बता दियो भी द्वारपाल पोस्ट क्या है। हम्म? अरे द्वारपाल को नियुक्त कहाँ किया जाएगा? द्वार पर, द्वार पर ही होता है द्वारपाल है। वो पहले राजाओं के ऐसे खड़े होते थे ना। ये इतना बड़ा शक्तिशाली राजा क्या द्वारपाल बन सकता है? अब कुछ इतिहासकार कहते हैं कि इसको दंती दुर्ग ने पराजित करके बाद में कहा था भी अट्ठा खड़। और कुछ ये मानते हैं कि नागभट्ट के साथ इसकी बहुत शानदार मित्रता थी। और सामान्यतः गेट पर केवल द्वारपाल नहीं होता, गेट पर अतिथि का आगमन पर जो स्वागत करने वाला होता है ना, वो भी होता है। समझते हो आप? जिस गेट पर मान लो अभी तो किसी को बिठा दिया तो अपने सोचते हैं नहीं नहीं गेट मैन है, उसकी कोई इज्जत नहीं रखते बहुत से लोग। लेकिन अगर मान लो यहां कल को मोदी जी आए तो क्या गेट पर गेटमैन खड़ेगा? उस दिन कौन खड़ा होगा? जो यहां का सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति है। खड़ेगा कि नहीं खड़ेगा स्वागत करने के लिए? तो हो सकता है इतने बड़े यज्ञ का आयोजन किया है तो नागभट्ट को ये जिम्मेदारी दी है अभी जो मेहमान आए आप उनकी मेहमान नवाजी वहां से करोगे, उनका स्वागत करोगे, उनको साथ में लेके आओगे। तो द्वारपाल को केवल द्वारपाल नहीं मानना, उसको प्रतिष्ठित व्यक्ति भी मानना है। ओके। लेकिन बात चाहे जो भी हो, अपने को इतना याद रखना है भी इस यज्ञ के दौरान नागभट्ट प्रथम को द्वारपाल नियुक्त किया था, या लिख सकते हो भी द्वारपाल बना था। ओके। अब तीसरा अर्थ एक और होता है। अभी सामान्य किसी गेटमैन को आप नियुक्त करते हो, जैसे बैंक वगैरह में जाता हो, एक बुढ़ो सो आदमी वेगो वर्दी सी पेरेडी वेगी, एक जंगल आगेड़ी बंदूक सी वेगी, आई वे नहीं। लेकिन प्रधानमंत्री आवास के बाहर क्या ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करेंगे? क्यों? काम हो जाएगा इतना में तो द्वार पर उस व्यक्ति को नियुक्त किया जाएगा जो शक्तिशाली होगा, जो पावरफुल होगा, जो किसी भी स्थिति को संभाल सकता है। और गुर्जर प्रतिहार तो वैसे इस मामले में एक्सपर्ट है, वो तो भारत में किसी को नहीं घुसने दे रहे तो यज्ञ में थोड़ी घुसने देंगे। ठीक है, तो द्वारपाल नियुक्त किया था, उसके तीन अर्थ निकलते हैं। ओके, कोई समस्या नहीं है। अरबों से युद्ध हुआ था, अरबों को आगे तक नहीं बढ़ने दिया था। आगे बात समझ में? अब कहा जाता है कि इस भीनमाल शाखा है ना जो अभी ये बनी है, इस शाखा में नागभट्ट प्रथम के बाद इसका भतीजा शासक बना। लेकिन उस भतीजे की एक प्रेम कहानी है। इस यज्ञ के दौरान इसी दंती दुर्ग की एक बेटी आई हुई थी जिसका नाम था भूमिका देवी। और इन नागभट्ट को भतीजो आयड हो जगह को नाम हो कक्कुस्थ। क्या नाम था? इसको कक्कुक भी बोलते हैं। दोनों एक ही एज के थे। उधर यज्ञ चल रहा था, इधर इंस्टाग्राम आईडी का आदान प्रदान हुआ। होते ही आपस में एक दूसरे को रिक्वेस्ट भेजी, एक्सेप्ट हुआ सब कुछ, और उसके बाद शुरू हो गया। अगर 5-7 दिन यज्ञ चल लियो तक मां नागभट्ट ने पतो लग गया भी टिंगर काम तो खराब कर दियो, पर कोई नहीं, इस मित्रता को हम रिश्तेदारी में बदल देंगे। क्या किया? दोनों का विवाह कर दिया। ओके, आगे कहानी समझ में? और आई नाव है आई है नहीं? आ कहानी कौन बोलो थे? चलो लिखो फिर। अच्छा, वहां अगर इतना कुछ लिखा हुआ है तो आप मत लिखो। ओके, कितना दिन हो गया लग गया ना? वो पहले लिखवाया था एक बार, नागभट्ट निकालना वो। पहले लिखा हुआ है ही, तो यहां सिर्फ नागभट्ट लगा के राजधानियां लिखी हुई है ना पहले। इसमें क्या नहीं लिखा हुआ बताओ? जो नहीं लिखा हुआ वो ही लिखवाएंगे। पहले तो हेडिंग डालो। हेडिंग लगाओ, लगा ली?
उपाधियां, इसमें जो नहीं लिखी हुई है एक बार चेक कर लो, वो लिख लो। 1 जुलाई से वर्ल्ड हिस्ट्री की क्लास शुरू हो रही है 12:30 से 2 बजे तक। ठीक है, आगे 9वें महीने में तो पेपर ही है फिर। सीटी में तो 1 साल पड़ा है पूरा, 11 महीने पड़े हैं। हाँ मई में, मई 2026। पटवारी वाला वो फार्म भरे हैं क्या? एक वो ग्राम विकास अधिकारी, वो भी आ गई वैकेंसी, जो 12वीं बेस पे है। पटवारी तो 12वीं बेस पे है। सीटी क्लियर नहीं है पहले? कोई बात नहीं, सीटी इस बार क्लियर कर लेना। 3 साल तक जो भी वैकेंसी आएगी उसमें अप्लाई कर सकते हो। अब देखो ये पटवारी वैकेंसी में थे, बेला बैठे हो नहीं, नहीं तो चंगी बली जाए सीटी क्वालिफाई हुआ तो फार्म भर दियो। पता नहीं सी, पता तो सब कुछ हुए पर काम वाली बात को नहीं वे लियो। ए मैं बताऊं, हाँ लिखो भी। नागभट्ट प्रथम के समकालीन शासक, नागभट्ट प्रथम के समकालीन शासक, नागभट्ट प्रथम के समकालीन शासक कौन कौन है? लिख लो जो भी है, 3 ही है क्या? मैं भी राजस्थान हिस्ट्री पहली बार करवाने लग रहा हूँ, क्यों हमारा पहला फर्स्ट ग्रेड में राजस्थान हिस्ट्री आती को नहीं, तो कभी पढ़ी ही को नहीं। मन्ना खा लियो। लिख लिया? अरे लिख लिया अभी, मैं क्या बोल के बताऊं? कश्मीर का ललितादित्य, कन्नौज का यशोवर्धन और राष्ट्रकूट का दंती दुर्ग, 3 ही तो है गिने चुने। भूल गयो? उससे आगे वाली लाइन में लिखो, राष्ट्रकूट शासक, राष्ट्रकूट शासक कौन था? दंती दुर्ग। राष्ट्रकूट शासक दंती दुर्ग ने उज्जैन में, उज्जैन में हिरण्यगर्भ यज्ञ का आयोजन करवाया। हिरण्यगर्भ ये लिखा हुआ है, हिरण्यगर्भ यज्ञ का आयोजन करवाया। इस यज्ञ के दौरान, इस यज्ञ के दौरान, इस यज्ञ के दौरान नागभट्ट प्रथम, इस यज्ञ के दौरान नागभट्ट प्रथम को नागभट्ट प्रथम को द्वारपाल नियुक्त किया गया। नागभट्ट प्रथम को द्वारपाल नियुक्त किया गया, द्वारपाल नियुक्त किया गया। ठीक है, तो द्वारपाल कर दिया नियुक्त। इससे यह
इससे यह अनुमान लगाया जाता है, इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि नागभट्ट प्रथम, इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि नागभट्ट प्रथम शायद राष्ट्रकूटों से पराजित हुआ होगा, शायद राष्ट्रकूटों से पराजित हुआ होगा, शायद राष्ट्रकूटों से पराजित हुआ होगा, अथवा 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 दंती दुर्ग के साथ उसकी मित्रता होगी, दंती दुर्ग के साथ उसकी मित्रता होगी। ठीक है, दंती दुर्ग के साथ उसकी मित्रता होगी, मित्रता होगी। और उसके बाद अगली लाइन में लिखना है नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट प्रथम का भतीजा, नागभट्ट प्रथम का भतीजा कक्कुक का विवाह, कक्कुस्थ, नागभट्ट प्रथम का भतीजा कक्कुस्थ का विवाह, कक्कुस्थ का विवाह है किसके साथ हुआ? अब थोड़ी भूलो थे, कक्कुस्थ या कक्कुक। अब इससे आगे ऐसे नाम नहीं आएंगे, ये लास्ट है। हो सकता है होंगे, लेकिन अपने जितना पढ़ते हैं ना हिस्ट्री में, उसमें ये नाम दोबारा नहीं आएगा। इससे पहले आया है क्या कभी? कभी नहीं आया। बहुत आए हैं, कक्कुक तो बहुत आए हैं, और ये इसी वंश में है। बाकी नाम तो चलो मिल सकते हैं, जैसे पृथ्वीराज है वो कछुआओं में भी है, इधर चौहानों में भी है, वैसे नाम मिल सकते हैं। जय सिंह मिल सकते हैं, राय सिंह मिल सकते हैं, लेकिन ये कक्कुक कक्कुस्थ ये नाम गुर्जर प्रतिहारों में ही है। ठीक है, चले आगे। एक गुर्जर प्रतिहार जब भी आप पढ़ो, एक अभिलेख आपको याद रखना है। कौन सा बताऊं या ना बताऊं? ग्वालियर कहां से मिला है? ग्वालियर किसने लिखवाया है? किसने? मिहिर भोज, या इसको भोज प्रथम भी बोलते हैं। ये हमेशा आपने याद रखना है, कन्फर्म, क्योंकि मिहिर भोज के समय लिखा गया है, तो गुर्जर प्रतिहारों की जानकारी सबसे ज्यादा इसी में होगी, इसी में होगी ना। इसके बारे में भी यही जानकारी देता है। अब कक्कुस्थ को कहा जाता है अपने वंश का यश बढ़ाने वाला। क्या कहा जाता है? वंश का एक काम तो इसने कर दिया, एक काम तो कर दिया, यश बढ़ाने वाला, क्योंकि उस टाइम वैलिड था वो, क्षत्रिय विवाह बोलते हैं उसको। और कोई काम इसने किए कि नहीं किए पता नहीं, लेकिन एक इसने विजय स्तंभ लगवाया था मंडोर में। कहा? मंडोर में विजय स्तंभ। क्या अर्थ होता है विजय स्तंभ का? मुन्ना पेज ना पलटे यार, छोड़ दे, कौन मिला इधर? विजय स्तंभ क्या होता है? अगर विजय स्तंभ लगाया, उसका मतलब ये भी तो है ना भी कहीं ना कहीं विजय तो जरूर प्राप्त की है, या ऐसे ही लगवा दिया? ऐसे तो नहीं लगवाया जाता, और उस समय तो बिल्कुल भी नहीं। एक क्वेश्चन आता है, राजस्थान का पहला विजय स्तंभ कहां प्राप्त हुआ है या कहां स्थापित हुआ था? क्योंकि जो स्थापित हुआ है वही तो प्राप्त हुआ है। तो राजस्थान का पहला विजय स्तंभ किसका है, कहां है? अच्छा, नाम सुना है क्या कभी विजय स्तंभ? चित्तौड़ में भी है,
चित्तौड़ में है विजय स्तंभ है, महाराणा कुंभा ने स्थापित करवाया था। उससे पहले अगर राजस्थान का पूछे तो पहला विजय स्तंभ था बयाना में। कहां था? राजस्थान का पहला विजय स्तंभ कहां से? बयाना कहां है? बयाना कहां है? जब राणा सांगा पढ़ेंगे ना तो बयाना का विशेष रूप से पढ़ेंगे अपने। वर्तमान में भरतपुर में है ये। किसने स्थापित करवाया था इसको? तो एक नाम याद रखना, समुद्रगुप्त, जिसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। कहा जाता है ना, मतलब क्या है उसका? कौन था नेपोलियन? कौन था जी नेपोलियन? पूरा नाम क्या है? नेपोलियन बोनापार्ट। कहां का था? फ्रांस का। क्या किया था? विस्तार। और अपने प्राचीन भारत में गुप्त काल में, क्योंकि इससे पहले चंद्रगुप्त प्रथम वो राजा थे, बढ़िया राजा। चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। वैसे स्थापना श्रीगुप्त ने की थी। चंद्रगुप्त ने ठीक ठाक शासन संभाला था, गुर्जर इसको गुप्त साम्राज्य को एक अच्छी ऊंचाई पे पहुंचाया था। लेकिन जब समुद्रगुप्त शासक बना तो गुप्त साम्राज्य पूरे अखंड भारत में फैल गया था। दक्षिण भारत के 12 राज्य, उत्तर भारत के 12 राज्य, 5-7 विदेशी राज्य, सारे के सारे इसने अपने अधिकार में कर लिए थे। जब इसकी तलवार बोलती थी तो ये खुद नहीं बोलता था। जब मेरी कलम बोलती है तो मैं नहीं बोलता। ठीक है, तो पहला बयाना में क्या है? बयाना में पहला विजय स्तंभ राजस्थान का है। किसने? समुद्रगुप्त ने। लेकिन दूसरा पूछ ले, दूसरा विजय स्तंभ किसने स्थापित करवाया था? किसने करवाया था? कहां पर? पहला बहुत बार पूछा हुआ है, हो सकता है इस बार दूसरा पूछ ले, क्योंकि अभी ये फर्स्ट ग्रेड का पेपर हुआ था ना। एकलिंगनाथ जी के मंदिर को महाराणा कुंभा ने कितने गांव दिए थे? 4। इसमें नाम पूछ लिए, वो आपको मैंने नहीं बताई, क्योंकि इसका लेवल हाई है। आपके क्लास का जो लेवल है उसमें नाम नहीं पूछे जाएंगे, उसमें संख्या पूछी जा सकती है। ठीक है, 4 गांव दिए थे ना, उसके नाम पूछ ले, डायरेक्ट क्वेश्चन था। इसके अलावा जो आपको हल्की फुल्की जियोग्राफी करवाई थी उसमें से क्वेश्चन आए हैं। तो क्वेश्चन बनेंगे यहीं से बनेंगे। ठीक है, मंडोर में विजय स्तंभ की स्थापना करवाई, और विजय स्तंभ स्थापित करवाने का मतलब है कि इसने आसपास के किसी बड़े क्षेत्र को अपने अधिकार में लिया है। और ग्वालियर अभिलेख में इसको क्या कहा जाता है? अपने वंश का यश बढ़ाने। तो इसका मतलब एक अच्छा राजा था। ओके, अच्छा था, तभी दंती दुर्ग ने अपनी बेटी दी थी, नहीं तो आजकल है बने ही कोनी कि सरकारी नौकरी है कोनी। सरकारी नौकरी कोनी, घर गृहस्थी ठीक ठाक ही है, सारंग ये एक सी है। अब दंती दुर्ग ने भी बीन टाइम बन भी तो कुछ ना कुछ देखियो है, वो तो है ही राजा। बनी तो आगे छोरा ने देखियो है, छोरे का काम देखियो है, छोरे को मान सम्मान देखियो है। आप भी देखिए भी वो भविष्य में सावल रह गो को नहीं, सारी परख कर गया आपकी छोरी दी है बिने, तो इतो कमजोर तो वो भी को नहीं। ओके, डालो हेडिंग कक्कुस्त या कक्कुक। अच्छा, हो कुण नाग बट गए के लाग, तो नाग बट का वाइफ का नाम क्या है? ओके, हाँ अच्छा लिखवाऊंगे। हाँ, हेडिंग डालो कक्कुस्त। गिस्सी छोड़ दी, अरे आगे लिखा ही नहीं, इतनी बात तो खुद लिख लिया करो। का विवाह है दंती दुर्ग की पुत्री। इनकी कोई लाइन पीछे रह गई थी। चलो दोबारा बोल दूं, नागभट्ट प्रथम के भतीजे का विवाह है। भतीजे का नाम भी लिखना है कक्कुस्त। नागभट्ट प्रथम के भतीजे कक्कुस्त का विवाह है।
दंती दुर्ग की पुत्री भूमिका देवी के साथ संपन्न हुआ था। कि यज्ञ तो चालन ही लाग रही है और पंडित जी खड़े हो जी जना आप ही साथ फेरा ले लिया बठी हो गयो थाने गठी दिया दिखे नहीं गठी यज्ञ हो तो मोको ही तो मारने बाद में कौन अब तो है कौन भी उल्टा चाल के वापिस देड़ लेगा। अब तो लिख ली अब लिखी कौन लिखी आगे लिखो कक्कुस्त या कक्कुक और लाइन छोड़ दे करो 2-4 लिखो। ग्वालियर अभिलेख में इसे अपने वंश का ग्वालियर अभिलेख के ब्रैकेट में अगर लिखना है तो लिख लो, याद है तो कोई बात नहीं। मिहिर भोज ताकि पता रहे ना भी ग्वालियर अभिलेख किसका है। मिहिर भोज में इसे अपने वंश का यश बढ़ाने वाला कहा गया है। अपने वंश का यश बढ़ाने वाला कहा गया है। इसने मंडोर में एक विजय स्तंभ स्थापित करवाया। इसने मंडोर में एक विजय स्तंभ स्थापित करवाया जो राजस्थान का दूसरा विजय स्तंभ माना जाता है। जो राजस्थान का दूसरा विजय स्तंभ माना जाता है। अब नोट लगा के लिखो। राजस्थान का पहला विजय स्तंभ लास्ट तक मेरी आवाज सुनती है क्या? आपको समझ में आती है? राजस्थान का पहला विजय स्तंभ बयाना भरतपुर में समुद्रगुप्त के द्वारा स्थापित करवाया गया। ठीक है, आगे बात सुन। ओके ठीक है, अगली लाइन में लिखो कक्कुस्त के बाद अगला कौन बना? तो बताया नहीं? देवराज। कक्कुस्त के बाद देवराज 780 से लेके और 783 ईस्वी। अच्छा, टाइम पहले वालों का लिखाया है क्या? नागवट का लिखो 730 से लेके 760 ईस्वी। इसका लिखो 760 से 80 कक्कुस्त, 80 से 83 देवराज,
और जरूरी नहीं सभी के लिखने हैं, जो इंपॉर्टेंट है या मारबगा याद आ जाए लिखवा दो। अब अगला राजा कौन बन गया? देवराज। इसको देव शक्ति भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसकी एक रानी थी जिसका नाम था भूरिया देवी। क्या नाम था? और इसी भूरिया देवी रानी के, इस रानी से एक पुत्र का जन्म हुआ जिसे कहा जाता है वत्सराज। क्या कहा जाता है? बड़ा शक्तिशाली था। ओए होए होए, क्या बात है। अच्छा मैं यहाँ बताऊँ कौन लिखो थे? ये मैं इतनी लिखना है बेचारे में। लिखो, इसे देव शक्ति भी कहा जाता है। इसे देव शक्ति भी कहा जाता है। इसे देव शक्ति भी कहा जाता है। इसकी रानी भूरिया देवी से, इसकी रानी भूरिया देवी से वत्सराज का जन्म हुआ। किसका जन्म हुआ? वत्सराज। एक मिनट भी, एक मैप उठा लूं मैं, क्योंकि हमें मैप की जरूरत पड़ गई। ये लो जी। ठीक है, क्या है ये मैप? किसका है? अब पढ़ना है वत्सराज। वत्सराज ने कुछ उपाधियां ली थी, जैसे महाराजा धीराज है, परमेश्वर है, इस प्रकार की उपाधियां। देखो, उपाधियों का सीधा सा मतलब है, अगर किसी भी शासक की उपाधि राजा या महाराजा है, तब तक ये मान के चलो कि या तो वो किसी के अधीन है या वो उपाधि किसी सामंत की है, वो स्वतंत्र राजा नहीं है। अगर उसकी उपाधि महाराजा धीराज है तो ये मान के चलो कि वो स्वतंत्र है। और ऐसी उपाधि लेने वाला पहला व्यक्ति कौन है? लेकिन नागपट भी स्वतंत्र ही है। ठीक है, राजा और महाराज या महाराजा, ये उपाधियां या तो अधीन वाला लेगा या कोई सामंत वगैरह जो किसी राजा के अधीन है वो लेंगे। ओके, ठीक है। वत्सराज की मम्मी को क्या नाम है? क्या नाम है? भूरिया देवी। बन गया शासक। अब इसमें अपने पढ़ना क्या क्या है। पहली बात, उस समय जिस समय वत्सराज शासक बना, उस समय मध्य राजस्थान में एक जाति निवास करती थी। क्या निवास करती थी? जाति। वो मैप देखो, देखो नहीं? अब इनमें तो एक तो चावड़ा ध्यान रखना है, चावड़ा गठे, मंडोर गठे, मेड़ता गठे, भीनमाल गठे, याद रहिएगा, कोई समस्या को नहीं। ये जो हिस्सा है ना पूरा का पूरा, इसे कहा जाता है पूर्वी राजस्थान। क्या कहा जाता है? यहां पर एक जाति रहती थी जिसका नाम है भंडी। क्या है? भंडी। ये पूरा का पूरा क्षेत्र गुर्जर प्रतिहारों का, ऐसे घूम के वहां तक, उज्जैन तक। लेकिन यहां पर एक जाति कौन सी है? बड़े पावरफुल थे, और इनकी शक्ति का एकमात्र स्रोत था इनकी हाथी सेना। कौन सी सेना?
हाथी को संस्कृत में क्या कहते हैं? गज। और हस्ती बोलते हैं क्या? हस्ती। कभी सुना है? अरे है। हाथी, गज, हाथी ने हस्तीन भी बोले, हस्ती बोल दिए, बहुवचन है तो हस्तीन। कहा जाता है कि वत्सराज जब शासक बना तब ये कोई थोड़ा बहुत पंगा लेता सीमा पर, एक दिन वत्सराज पकड़ के आक्रमण कर दिया, अटैक। कहा जाता है कि इतना मारा, इनकी शक्तिशाली हस्ती सेना को मिट्टी में मिला के छोड़ दिया। इसी कारण वत्सराज की एक उपाधि है रणहस्तिन। कौन सी उपाधि है? याद रखनी है, रख लियोगा। क्या याद रखोगा? वत्सराज की उपाधि कौन सी है? रणहस्तिन। और इसके कार्य में सेम ही आ जाएगा। ये उपाधि क्यों ली? क्योंकि इसने पूर्वी राजस्थान में एक जाति रहती थी जिसका नाम क्या था? बंडी जाति, जो अपनी शक्तिशाली गज सेना की वजह से शक्तिशाली थी। अंगी गज सेना बहुत पावरफुल है। प्राचीन काल से अपने भारत में हाथियों की सेना रखने का शौक है। जिसे मौर्य काल की शक्ति हाथियों पर टिकी हुई थी। सिकंदर पराजित हुआ और सिकंदर ने जो 4 प्रांत दिए थे, अपनी एक पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त प्रथम के साथ किया था, जो पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह माना जाता है। बदले में क्या लिए थे? 500 हाथी। क्या लिए थे? हाथी कोई छोटी मोटी बात थोड़ी है। और प्राचीन काल से लेकर ये मध्य काल तक हाथी केवल और केवल चुनिंदा व्यक्ति को मिलता था। एक तो राजा को मिलेगा और दूसरा वो व्यक्ति जो राजा की अनुपस्थिति में कार्य संभालता है, उससे राजा के छत्र के साथ ही हाथी रखने का उसे अधिकार मिला हुआ था। वो अपने दरवाजे पर हाथी रखता था। तो हाथी रखना कोई छोटी मोटी बात थोड़ी है। इसने पराजित किया इस बंडी जाति को और इसी उपलक्ष्य में कौन सी उपाधि ले ली? रणहस्ती। बड़ी बात है नहीं, लेकिन अभी ही बड़ी बात है। इसी के काल में कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू हुआ। कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष। और शायद आपके क्वेश्चन भी आता है। ऊपर एग्जाम चल रहे थे एक दिन और उसमें क्वेश्चन आया था, अभी जो चल रही है ना उसमें, कि लाला लाजपत राय के द्वारा कौन सी पुस्तकों का लेखन किया गया। मन थोड़ा डाउट हो भी क्वेश्चन में भी आंसर सही हो गो। अनहैप्पी इंडिया एक पुस्तक ही याद तो ही वो सेम को सेम बियांग काल क्वेश्चन आ गया और वो ही ऑप्शन अनहैप्पी इंडिया। और 20 दिन आगे मैं फिर नीचे कंफर्म करियो सही हो। वो कंफर्म करेडो मेरे फायदो हो गयो। इया कर गई तो नंबरिया जुड़ेगा। ठीक है, तो थाने पढ़ाए एक ली थारी तैयारी कोनी वे मारी भी वे नहीं। और भी बाद में थाने 2 बारी 4 बारी थार वर्गा 4 और आजी 10 और आजी नया बेच 10 एक निकालांगा इतना वहां मारे जमा याद है। फिर मैं मारा भाव बढ़ावांगा। फिर मैं कोई काली स्कॉर्पियो कोई काली थार कोई लेवांगा नहीं। एक कितना राजी है। इसके काल में क्या शुरू हुआ था? कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष। याद रख लियोगा। अच्छा हो ठीक है। पहला गुर्जर प्रतिहार। गुर्जर प्रतिहार में अब राजा कौन है? वत्सराज। दूसरा राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट वंश का शासक कौन है? इसका शासक है ध्रुव। कौन है? राष्ट्रकूट राजा कौन है? तीसरा एक और है पाल। कौन है? और पाल वंश का राजा कौन है? धर्मपाल। किसके लिए लड़ रहे हैं? किसके लिए? ये यहां पर ये क्षेत्र है कन्नौज, इतना बड़ा ये है कन्नौज। और कन्नौज पर कौन से वंश का शासन है? आयुध वंश का। किस वंश का? और आयुध वंश के 2 भाई है। एक का नाम है इंद्रायुध। क्या नाम है? और एक का नाम है चक्रायुध। दोनों भाई आपस में लड़े
कुत्ता लड़े बिया लड़े, लड़ाई नहीं। और जब भाइयों में लड़ाई होगी तो फायदा कौन उठाएगा? कोई तीसरा। यहां फायदा कौन उठा रहे हैं? पहले, दूसरे और तीसरे। कन्नौज पर अधिकार करने के लिए उस समय की 3 महाशक्तियों के बीच में मुकाबला हुआ था, उसी को कहा जाता है कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष। और यहां ध्यान देने वाली बात है, जब आपके क्वेश्चन आते हैं ना इसमें बीए वगैरह में, टाबर तुक्का मारा है उसी कन्नौज ने पहले आक्रमण किया था और इस वजह से दूसरी बार उधर से आक्रमण हुआ। अरे कन्नौज को मेट्री को नहीं, कोई वह घरे बैठे हैं आप गए, वो घर पे बैठे हैं, कन्नौज को प्राप्त करने के लिए लड़ रहे हैं, ये रहे हैं त्रिपक्षीय, इस वजह से कहा जाता है इसको। आई बात समझ में? केवल कन्नौज पर अधिकार करना है, अधिकार करने के लिए आक्रमण किस पे करना था? कन्नौज पे करना था, लेकिन कन्नौज पर तीनों ही अधिकार करना चाहते हैं, इसीलिए त्रिपक्षीय संघर्ष। आगे बात समझ में? दूसरी बात वो जो को त्रिपक्षीय संघर्ष है नहीं, ये लगभग 150 साल तक चला था। कितने साल? 1.5 शताब्दी तक। शताब्दी का मतलब तीसरी पीढ़ी आगी। वो तो जो पहलो चरण है, वत्सराज को बेटो नागभट्ट सेकंड, नागभट्ट सेकंड को बेटो मिहिर भोज, बीच में एक रामभद्र, चौथी पीढ़ी में जाके कन्नौज पर अधिकार हुए। 150 साल में 4 पीढ़ी निकल जाए। इन इंगो बेटो देवपाल, नारायण पाल, भी पीढ़ी दर पीढ़ी लड़ने लग रहे। इन इंगो बेटो ध्रुव गो गोविंद तृतीय, गोविंद तृतीय का गए 2 अमोघ वर्ष और कृष्ण सेकंड। तो आंगी पीढ़ी में भी चौथो राजा आ जाए, 4 पीढ़ी तक चलेगा। इसीलिए ये अपने इतिहास में इंपॉर्टेंट है। भी आज वर्तमान में पूरे विश्व में महाशक्ति की बात करें, एक है अमेरिका, मानते हो, दूसरा रूस, तीसरा चीन, ब्रिटेन, भारत, यही है महाशक्तियां। तो अब यही अगर आपस में लड़ने लग जाए, देश को तो हो गया कल्याण, हो को नहीं हो। इसी वजह से उस समय की महाशक्तियां हैं ये। अर्थात ही कोई बात समझ में आई है? कुछ ना कुछ तो आई है। एक रीति लिख लियो, भी बात टाइम देखा जी, टाइम पड़े हुए हो, थारी इच्छा हुई तो आगे क्लास, क्योंकि वो अपने ये सिरों ही करवाऊंगा मैं, 4 पीढ़ी तक 4 चरण करवाऊंगा। हाँ जी, बस निकला है, जानो है जाओ। हाँ जी, थारो के विचार है?